हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का SRBSC क्लासेस में। और हम लोग आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे टाइम टू टाइम अच्छा कंटेंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके BSc क्लासेस के फिजिक्स पोर्शन को, जिसमें आज जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो अपना पेन और पेंसिल लेकर के बैठ जाइए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं, और उस पर जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग एक साथ मिलके सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए बेटा, इसमें हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर देते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन को पहले समझ लेते हैं बेटा। स्टेट फंक्शंस होते क्या हैं? देखो, दो तरह के फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। एक तो हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? पाथ फंक्शन। ठीक है ना। तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? स्टेट फंक्शंस बेटा वो होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? विच डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो इनिशियल और फाइनल किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल जो स्टेट्स होती हैं उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। किस तरह का पाथ फॉलो किया गया उस पे डिपेंड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या आ जाता है बेटा हमारे पास? इंटरनल एनर्जी हो गया। और क्या हो गया बेटा हमारे पास? इंथैल्पी हो गया। इंथैल्पी हो गया। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेट फंक्शन। ठीक है ना। इतनी बात को समझ पा रहे? जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन बोलेंगे। अब पाथ फंक्शंस क्या होंगे इसमें एक बार इसी के साथ देख लेते हैं। पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, समझ गए ना बेटा? इनिशियल और किस पे डिपेंड करेंगे? फाइनल स्टेट पे, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। कि क्या किस तरह का पाथ फॉलो किया गया उसको उस पे डिपेंड नहीं करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया हमारे पास, इंथैल्पी हो गया। तो ये सारे और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास, जिनमें एंट्रोपी हो गया, है ना। तो ये सारे कैसे हैं? स्टेट फंक्शन है। अब देखो बेटा, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? क्या होते हैं? पाथ फंक्शन जो किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ फंक्शंस जो किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ। ये क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं किस पे? डिपेंड ऑन द पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। केवल डज नॉट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड नहीं करते हैं? डज नॉट डिपेंड, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही केवल डिपेंड, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करते हैं। किस पे डिपेंड करेंगे? पाथ किस तरह का फॉलो किया है सिस्टम में। जैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वर्क हो गया, ठीक है ना बेटा, हीट हो गया। तो ये कैसे है? ये पाथ फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन कौन से हो गए? जैसे हमारे पास एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, है ना। और जो डिपेंड नहीं करते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? पाथ फंक्शन। जैसे हमारे पास वर्क हो गया और क्या हो गया? हीट। तो ये पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन है। और इसके साथ क्या है? स्टेट फंक्शन जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा? डिपेंड्स ऑन इनिशियल, किस पे? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? फाइनल स्टेट पे। इसमें एग्जांपल हम लोगों ने लिया था इंटरनल एनर्जी, और कैसा होगा? और क्या होगा? इंथैल्पी होगा। और क्या होगा बेटा? इंथैल्पी। तो इसमें देखो, वर्क और हीट तो क्या हो गए? स्टेट पाथ फंक्शन हो गए। ये तो हो ही नहीं सकता। पूछा क्या गया हमसे? स्टेट फंक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा? पाथ भी नहीं हो सकता। पाथ क्या हो? ठीक है ना। इसमें क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इंथैल्पी, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल में कंसीडर भी किया। तो इतनी बात समझ गए होंगे। स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया? इंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, है ना। और इसके बाद गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी आपने पढ़ा होगा, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वो भी हमारे सब कैसे होंगे? स्टेट फंक्शन में आएंगे। पाथ फंक्शन में क्या आएंगे? जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पे केवल डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास वर्क आ गया और हीट आ गया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या हमारे पास ऑप्शन एंथैल्पी करेक्ट है? क्लियर?
आप भी इसको साथ में टिक करते जाइएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको साथ में साइड में लिखते जाइए नोट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, स्टेट फंक्शन जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही, फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। स्टेट में कौन कौन से हम लोग ने एग्जांपल लिए थे, स्टेट में कौन कौन से एग्जांपल लिए थे, इंटरनल एनर्जी का लिया था, उसके बाद हम लोगों ने किसका एग्जांपल लिया था, उसके बाद इंथैल्पी का लिया था, ठीक है। तो और पाथ फंक्शन में जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उसमें हम लोगों ने किसका एग्जांपल लिया था, ठीक है, किसका किसका एग्जांपल लिया था, वर्क का लिया था बेटा, किसका लिया था, वर्क का, और किसका लिया था, हीट का लिया था, और किसका एग्जांपल लिया, हीट का। तो एक दो एग्जांपल हैं ऐसे, और कई सारे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, तो इन पे हम लोग आगे बात करते रहेंगे। तो इसमें देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया, इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन। क्लियर है बात को, समझ जा रहे होंगे। हीट क्या हो गया, हीट तो हमारा पाथ फंक्शन है भाई साहब, हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, जो किस पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड बाई ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो इतनी बात समझ रहे होंगे। तो हमारे पास क्या जाए, गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है ना। तो पाथ फंक्शन केवल क्या होगा, कौन सा होगा, हीट हो जाएगा बेटा, पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा, हीट। तो नहीं पूछा गया स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, कौन सा नहीं है। तो उसमें राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हीट आ जाएगा। हीट हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा बेटा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और अपना भी एक आइडिया लगाइए कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्लूडिंग बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा ऐसा इसमें टर्म है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को। तो देखो बेटा, इंथैल्पी हमारा क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, टोटल हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, एंड टोटल हीट रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कितनी बात समझ पा रहे हो ना। इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी देखा था, U प्लस कितना होता है, P इंटू वी हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंथैल्पी हो गया भाई साहब। गिब्स एनर्जी क्या होता है, G इज इक्वल टू H माइनस का T इंटू S। ये भी क्या है, गिब्स एनर्जी क्या होता है, टोटल वर्क डन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें ड्यूरिंग द किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो वो हमारे क्या पास, वो क्या आ जाएगी, गिब्स एनर्जी। एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डर। ये क्या है बेटा, डिसऑर्डर। अब इसको देखो एक तरह से इसे समझ लेते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू एंट्रोपी को समझते हैं। जैसे एक दो रूम आप सेट कीजिए, एक रूम में क्या है, एकदम बुक्स बिखरी हुई पड़ी हैं, और एक में क्या है, बुक्स काफी अच्छे मैनर में रखी हुई हैं। तो एंट्रोपी कहां का ज्यादा होगा, एंट्रोपी बेटा उस जगह का ज्यादा होगा जहां पे सारी चीजें अनसिमेट्रिक हैं, जहां पर चीजें कैसी हैं, अनसिमेट्रिक हैं। तो वहां पर ये क्या है, सिंपली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसऑर्डर को। तो देखो हमसे पूछा गया है टोटल पोटेंशियल और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर तो एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। यहां पर क्या है, हीट लेकर के आ रहे हैं, यहां पर गिब्स एनर्जी है हमारा, यहां पर डिसऑर्डर है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने डेरिवेशन कर रखे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारा किसी गैस में, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, काइनेटिक मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, उसी पे। और उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ये हमारे क्वेश्चन हमारे पास जो है उसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई साहब होती क्या है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे टर्म, ऐसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड्स ऑन, इनको किससे मतलब होता है, डिपेंड्स ओनली द अमाउंट, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। इनको किससे मतलब होता है, क्वांटिटी से।
नेचर ऑफ मैटर से डिपेंड नहीं करती है। नेचर ऑफ मैटर क्या है उस पे डिपेंड नहीं करती हैं, इस पे डिपेंड नहीं करती हैं। किस पे डिपेंड करेंगी? केवल क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? दो जो किस पे डिपेंड करती हैं? क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, नॉट द नेचर ऑफ मैटर। और इंटेंसिव क्या होती है? इसी के साथ इंटेंसिव भी समझ लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो किस पे डिपेंड करेंगी? जस्ट इसका अपोजिट ले लिए, इसका क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट ले लेंगे। जो किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मैटर पे। किस पे बेटा डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मैटर पे तो डिपेंड करेगी, बट किस पे डिपेंड नहीं करेगी? आपका क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे नहीं डिपेंड करेगी? क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इतनी बात समझ पा रहे होंगे। किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड नहीं करेगी? क्वांटिटी पे। तो ये हमारी होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या एक दो एग्जांपल देख लीजिए। क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया वॉल्यूम, हो गया मास, हो गया, है ना। तो ये सारी कैसी हैं? किस तरह की प्रॉपर्टी है? दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास और वॉल्यूम को हम लोग किस मेजर करेंगे? क्वांटिटी से, है ना। इसके नेचर से कोई लेना ही देना नहीं। वाटर का नेचर कैसा है ना। या कोई आप कोई मटेरियल लेने गया कि गैस को हम लोग लें किसी में, तो गैस का नेचर कैसा है उस पे वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? गैस कितनी है, गैस कितनी है सिलेंडर में, ये उस पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वांटिटी पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद इंटेंसिव। इंटेंसिव में भी क्या ले लेते हैं? जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। क्या हो गया बेटा? टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये किस तरह की क्वांटिटी है? ये हमारी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये किस तरह की प्रॉपर्टी है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो नेचर ऑफ मैटर पे ही डिपेंड करती हैं, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। इतनी बात को याद रखेंगे। तो हमारे पास जो है क्या है, हमसे पूछा गया है एक्सटर्नल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है? टेम्परेचर। तो इंटेंसिव हो गई भाई साहब, हमने देख लिया। प्रेशर भी होगी। वॉल्यूम हमारा क्या है? ये क्या है हमारे पास? एक्सटेंसिव में हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया, है ना। तो डेंसिटी भी इंटेंसिव ही होता है। डेंसिटी भी क्या है हमारा? इंटेंसिव। डेंसिटी भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये भी कैसी है? इंटेंसिव। तो ये भी, ये सारी की सारी कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और केवल वॉल्यूम हमारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस? किसी भी एक गैस जिसका मास कितना है? 1 ग्राम। मास कितना है बेटा? 1 ग्राम है। और इसका टेम्परेचर, पहले मान लो कितना टेम्परेचर था? T1। और ये मान लो कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस, या मैंने मान लिया 13.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर T2 करने पर, यानी कितना करने में? 14.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जिस हीट की, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? स्पेसिफिक हीट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? Q is equal to mc delta T, where C is the specific heat constant। ये क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। कितनी बात समझ पा रहे हो? तो किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, कितनी गैस का? 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस हीट की जरूरत होती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्पेसिफिक हीट। वो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट के लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या लिख रखा है? Q is equal to mc delta T। ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। ये क्या है? C is the specific heat constant। ठीक है, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बेटा उठा लेते हैं। क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद। जीरोथ लॉ होता क्या है इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे कोई एक सिस्टम लिया हम लोगों ने, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है।
तो ये देखो, ये कोई एक सिस्टम है जो सी है, एक कोई सिस्टम ए है और ये क्या है बी। तो इसमें बोला गया है अगर ए सी के साथ थर्मली इक्वल है और बी क्या है सी के साथ थर्मली इक्वल है, देन तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मली इक्वल हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें ए बी और ए बी और सी तीन सिस्टम हमने लिए, ठीक है ना। और इसमें साइंटिस्ट ने देखा कि ए का जो टेम्परेचर है वो ए जो है सी से कैसे है, थर्मली इक्वल है, और बी क्या है, बी भी सी से क्या है, थर्मली इक्वल है। तो ए और बी, ऑब्वियस सी बात है, ए और बी भी क्या होंगे, एक दूसरे से थर्मली इक्वल हो जाएंगे। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको क्या बोलेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या इतनी बात क्लियर हुई है ना? ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो इसमें देखो भाई साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर की, ना तो हीट की बात हो रही है। इससे थर्मली, थर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर है ना, थर्मली तो टेम्परेचर की बात हो रही है, वर्क की तो बात ही नहीं हो रही। वर्क कहां से आ गया इसमें, हीट ना तो ये एब्जॉर्ब कर रहा ना ये रिलीज कर रहा है, तो हीट भी नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर की भी बात नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ, ये क्या है, टेम्परेचर किसका मेजर है, हीट का तो नहीं है, इंटरनल एनर्जी का भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है ना। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बहुत ज्यादा डिटेल में जाना, ठीक है ना, हीट को समझ ही रहे होंगे। तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना। जितना मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जितना मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे किसी गैस में, उतना ही टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। भाई आप हीट प्रोवाइड कराते हो पानी को, तो क्या होता है, पानी बॉयल करने लगता है, मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है उसमें, है ना। तो क्या है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो किसका मेजरमेंट है, टेम्परेचर का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, विच लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो देखो बेटा, जो फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड है और इसमें किसी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को नहीं बताया गया। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, कि किसी भी सिस्टम को जितनी हम हीट देते हैं, जितनी एनर्जी देते हैं, वो क्या हो जाती है, वो दो कंपोनेंट की फॉर्म में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। एक तो इंटरनल एनर्जी फॉर्म में, दूसरा किसमें, वर्क डन में। और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? और ये किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो एनर्जी कंजर्वेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लॉ कर रहा है। कौन फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? तो हमारे पास तो पहला, सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ऐसे ही हम लोग समझ लेते हैं। सेकेंड लॉ क्या है कि साइंटिस्ट ने बोला कि हम हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और ऐसा अगर होता है तो हीट को, जो हीट है हमारी, एक तो पहली बात क्या होगी कि हम उसको टोटल कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसी हीट को हम लोग किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक ले जाने में टेम्परेचर को विदाउट एक्सटर्नल वर्क किए हुए भी इस हीट को यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा आप एक ऐसा मेथड समझिए कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, सिंपल सी भाषा में, छोटा सा अगर जो हम एक कॉन्सेप्ट उठाएं, तो क्या है कि हम हीट को कंप्लीटली वर्क में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक्सटर्नल एनर्जी को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं तो ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ है कि थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कितना होना चाहिए, जीरो टेम्परेचर पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट जो लॉ है हमारा वो क्या है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बेटा,
बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग उठा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द जीरोथ लॉ हेल्प्स टू डिफाइन, किसको डिफाइन करने में हेल्प करता है हमें, ये इंटरनल एनर्जी। जीरोथ लॉ में इंटरनल एनर्जी कहां से आ गई, हमने 3 सिस्टम को लिया था, ए बी और सी को, तो इसमें किसकी बात हो रही थी, टेम्परेचर की बात हो रही थी। तो इसका मतलब जीरोथ लॉ किसको हेल्प कर रहा है डिफाइन करने में, टेम्परेचर को डिफाइन करने में हमारी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। हीट का तो यहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ना ही इंथैल्पी का है, ना ही इंटरनल एनर्जी का है, क्योंकि मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली रिटेन एज, तो मैथमेटिकली टोटल जो हीट है हमारी वो 2 फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाती है किसी भी सिस्टम को देने पर, एक तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में और दूसरा वर्क डन की फॉर्म में। अभी हम लोगों ने इसको लिखा था, और ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको क्या करता है, ये फॉलो करता है बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं इसमें एक्सप्रेशन क्या है, ये तो है ही नहीं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W या डेल्टा W, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना, कितनी बात समझ पा रहे होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब 100 जूल हीट एंड डज वर्क 60 जूल वर्क, डेल्टा U, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास हमने फॉर्मूला निकाला डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, अब देखो भाई साहब हीट कितना गिवन है, हमें हीट कितना गिवन है, जल्दी से फटाफट हमारे साथ सॉल्व करेंगे। हीट कितना गिवन है हमको 100 जूल, और वर्क कितना गिवन है 60 जूल, वर्क बेटा कितना गिवन है 60 जूल। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 100 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस कितना है 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा U हमारा कितना हो जाएगा 40। तो यहां पर ऑप्शन हमारे पास क्या आना चाहिए, 40 जूल। 40 जूल कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, 40 जूल क्या आ रहा है, जो टोटल इंटरनल एनर्जी है हमारी वो कितनी आ रही है, इंटरनल एनर्जी कितनी आ रही है 40 जूल। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, जल्दी से सॉल्व करिए, अपने आप भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि लगभग हम लोग सारे जो फॉर्मूले हैं, जो थ्योरी है, उसको लगभग कवर करते हुए साथ में जा रहे हैं। तो आप ठीक से सुनते भी रहिए और साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते रहिए। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हीट क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देखो बेटा हम लोगों ने हीट और वर्क को कैसे कंसीडर किया था, हीट एंड वर्क 2 एग्जाम्पल लिए थे, जो क्या था, कैसे थे, ये हमारे किसको फॉलो कर रहे थे, पाथ फंक्शन। ये किस तरह के फंक्शंस थे, पाथ फंक्शन, जो किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ, नॉट ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे ही केवल डिपेंड नहीं करते हैं, ये किस पे डिपेंड करेंगे, पाथ फॉलोड, ये पाथ फॉलोड पे भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हीट क्या हो जाएगा, एक पाथ फंक्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसमें बेटा बी हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। इंटरनल एनर्जी इज कैसी है, इंटरनल एनर्जी कैसी है, स्टेट फंक्शन, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट फंक्शन है हमारी कौन सी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी कैसी हैं, स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन में हम लोगों ने किसको डिस्कस किया था, हीट को, वर्क को, और भी ऐसे सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसमें मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं क्योंकि कई बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज कंसीडर्ड। सिस्टम जब वर्क करता है, सिस्टम का मतलब क्या है, ये जो हमारी गैस है अगर ये एक्सपेंड होती है ना, इस पे वर्क डन कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगा रही है, खुद से सिस्टम वर्क कर रहा है, तो कैसा हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव। तो सिस्टम जब वर्क करता है, सिस्टम पे वर्क किया गया है, वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव, है ना, और सिस्टम वर्क कर रहा है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन।
तो यहां पर देखो dq क्या है, dq इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल एनर्जी प्लस डेल्टा w। ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट कर देना, है ना। तो ये क्या है, ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। किसी को कितनी हीट दी गई, कहां खर्च हो गई, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। तो डी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या हो रहा है, ना तो सिस्टम वर्क कर रहा है ना ही गैस वर्क कर रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी किसी सिस्टम या फिर सराउंडिंग की बात ही नहीं की गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर ए। जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पे, देखो डेल्टा एच को हम लोगों ने डिस्कस किया था, कितना था बेटा, U प्लस हमारा कितना था, P इंटू V। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे। तो यहां पर देखो कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा P, ये देखो प्रेशर QP दे रखा है, QP इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो यहां पर देखो प्रेशर किस ऑप्शन में, यहां पर तो वॉल्यूम है, ये हो ही नहीं सकता, डेल्टा एस डेल्टा यू, ठीक है। तो हीट इंटरनल एनर्जी डेल्टा एस, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी होता है बेटा। ये डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्स अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, वो हो जाएगा बेटा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात को समझ पा रहे हैं, आई होप बहुत अच्छे से आप चीजों को समझते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कितनी बार डिस्कस किया है। एक्सटेंसिव क्या है, जो किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी पे। इंटेंसिव क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मैटर। किस पे बेटा, नेचर ऑफ मैटर। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए थे। एक तो टेम्परेचर ही ले लिया था, और क्या ले लिया था, डेंसिटी ले लिया था, और क्या ले लिया था, प्रेशर ले लिया था। एक दो एग्जाम्पल आप भी मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो हमारे पास देखो बेटा ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के हो गए। एक्सटेंसिव के क्या हो जाएंगे, जैसे वॉल्यूम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा गया। तो इंटेंसिव में इसमें देख लो कोई चीज मैच कर रही है, हाँ टेम्परेचर मैच कर रहा है। तो हमारे पास क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होता है हमारे पास, देखो आइसोथर्मल में जो वर्क डन होता है हमारा कितना हो जाता है, nRT ln V2 अपॉन कितना हो जाएगा, V1। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू nRT ln P2 अपॉन P1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो करेक्ट ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। कितनी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, व्हाट इज द ट्रू फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में देखा होगा आपने, इस तरह का एक एक्सपेंशन पहले हम लोग लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और प्रेशर और वॉल्यूम को क्या रखते हैं, वेरिएबल रखते हैं। इसमें क्या वेरिएबल होगा, P और V, PV ग्राफ, ठीक है। और इसके बाद ये एक्सपेंशन को शो करते हैं, यहां से क्या करते हैं, यहां पे कंप्रेशन को लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, 0, है ना। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी साइक्लिक प्रोसेस में, 0। तो डेल्टा यू जो होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें बेटा हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें जरा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल ही क्वेश्चन एकदम सही जाएगा। बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें आपकी एकदम अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसीलिए बिल्कुल आप इस चैनल को, SRBSC क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को जो नहीं, जिनके पास एक्सेस है, ठीक है, तो उन तक भी आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेसेस द फर्स्ट लॉ। पहला नियम किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। अरे कितनी बार
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, और वर्क डन को हम लोग क्या, देखो वर्क डन हम लोगों ने बेसिक क्लास से पढ़ रखा, कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमारे पास क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू एफ। समझिएगा बात को, प्रेशर इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू एफ। यहां पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एरिया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है, तो यहां पर P इंटू डेल्टा V किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, वर्क डन का। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन यहां पर वर्क को रख दीजिए। नाउ तो डेल्टा Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा B। तो क्या ये हमारे पास करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो क्या ये बेटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो इसमें से क्या है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस P इंटू dV या फिर डेल्टा B, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे ही आप न्यूमेरिकल्स में वैल्यू को रखना स्टार्ट करेंगे, तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एकदम फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, और ये तभी होगा जब आप हमारे साथ 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि एकदम यार हमने कुछ गेन किया, हमारे अंदर कुछ बूस्टर एनर्जी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं, यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में देखो बेटा, हीट जो है उसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है बेटा, जूल, वो एसआई यूनिट में। और जो कैलोरी है हमारे पास, कौन सा यूनिट, कैलोरी। क्या है हमारे पास, देखो बेटा जो कैलोरी यूनिट है वो किसका है, वो इसमें क्या है, सीजीएस यूनिट में। इसमें किसमें लेते हैं, सीजीएस जो यूनिट है हमारे पास हीट का वो क्या है, कैलोरी है। और जो एसआई यूनिट है हीट का वो क्या है, जूल है। हमसे क्या पूछा गया है, एसआई यूनिट पूछा गया है, तो जूल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या ही इतना सोचने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, इन थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इसमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारे पास क्या होगा बेटा, पूरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स हो जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब इतनी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम द प्रोसेस इज। हीट क्या करती है, नो हीट क्या दिया गया है, नो हीट एंटर्स नॉर लीव्स द सिस्टम द प्रोसेस इज, जिसमें हीट का कोई लेना देना नहीं है। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक। अब देखो आइसोकोरिक आइसोबेरिक तो हम लोग 9 से पढ़ते आए। इसमें क्या होता है, आइसोकोरिक में डेल्टा V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। आइसोबेरिक में क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होगा, प्रेशर बेटा कांस्टेंट होगा। द प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज द आइसोकोरिक। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक में नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ये किसी भी तरह का हीट से लेना देना नहीं रखता है। ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी, ना ही हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। बहुत ही इजी ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, इसमें वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, तो ये आपने पढ़ रखा होगा। W इज इक्वल टू एडियाबेटिक में कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस गामा, और कितना होता है P1 V1 माइनस का P2 इंटू V2। इसको एक तरह से बेटा और भी लिख सकते हैं, बताएंगे जल्दी से। आपने आप खुद से लिखिए, मैच करिए, फिर इसके बाद क्या सही है या फिर नहीं। 1/1 माइनस गामा T1 माइनस T2। वॉइस लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी हम लोग टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। अभी आइसोथर्मल का हम लोगों ने वर्क डन देखा था, W इज इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1, या फिर क्या हो जाएगा B फाइनल अपॉन V इनिशियल, या फिर इसको और भी एक तरह से लिख सकते हैं nRT नेचुरल लॉग
ln कितना हो जाएगा P2 अपॉन P1। तो अब देख लो भैया करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल, क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है सब ऑप्शन आप सही लगा रहे होंगे। वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारा, द वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब 2-3 बार लिख चुके हैं इसको। एडियाबेटिक के लिए वर्क डन क्या होता है 1/1 माइनस गामा P1 B1 माइनस का P2 B2, या फिर इसको और भी एक तरह से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा T1 माइनस का T2। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं वो हमारे किसके हैं, वर्क डन किसमें, किस प्रोसेस में, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, किसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन का एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन वर्क डन का 1 गामा P1 P2 माइनस P1 B1 माइनस का P2 एंड B2, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एडियाबेटिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए फिर से एक बार रिवीजन करिए और फिर से अपने दिमाग में लाइए कि आइसोथर्मल के लिए क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है। W इज इक्वल टू क्या है, नहीं बताऊंगा, लास्ट वाला टर्म बता दे रहा हूं, B2 अपॉन B1 या फिर P2 अपॉन P1 होगा, बीच का सोचिएगा। नेक्स्ट वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस इसमें क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, डेल्टा V इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट, और वर्क डन देखो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है P इंटू डेल्टा V। तो इसमें बोला गया है कि वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये तो जीरो ही हो गया भाई साहब, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया P इंटू जीरो, तो वर्क डन हमारे पास भाई साहब क्या आ जाएगा जीरो, कितना आ जाएगा वर्क डन जीरो आ जाएगा। समझ रहे होंगे बात को, बस वैल्यू को रखिए फॉर्मूले में और आंसर कट से निकल के आ जाएगा बाहर। इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन इज गिवन, W इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है बेटा P इंटू डेल्टा V, और इन आइसोबैरिक कौन सा प्रोसेस पूछा गया है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इतनी बात समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेसिक सी हैं ये बातें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है W है, तो W को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V1 टू B2 इंटू कितना हो जाएगा P इंटू DV, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है इसका। तो देखो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ये तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये देखो NRT निकल के आ गया, ठीक है, दिमाग लगा लिया भाई साहब आपने। तो बी ऑप्शन बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, जो किस पे आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, एंथैल्पी को कैसे, H इज इक्वल टू U प्लस कितना होगा U प्लस P इंटू V। एंथैल्पी क्या है हमारे पास, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट। एट कांस्टेंट क्या होना चाहिए एंथैल्पी में, कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारे पास ये क्या है, ये एंथैल्पी है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा बेटा क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू U प्लस P इंटू V हो जाएगा। तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो बेटा A हो जाएगा। A इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास प्रेशर, तो H इज इक्वल टू क्या था U प्लस P इंटू B। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू Q इंटू P। यहां पर प्रेशर क्या है, देखो बेटा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट किसमें शो हो रहा है, डेल्टा H इज इक्वल टू QP। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। देखो इसमें किसको डिपेंड, इसको किसमें कांस्टेंट रखा है,
V को और डेल्टा H, अच्छा प्रेशर कांस्टेंट करने पे अगर मैं इसको कांस्टेंट भी कर दूं तो H किसके इक्वल हो जाएगा, U के इक्वल हो जाएगा, मतलब 0 तो नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट करने में तो वर्क डन हमारा W के इक्वल तो नहीं होगा, तो राइट जो ऑप्शन होगा वो ए ही होगा बेटा, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल गैस द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, मेयर्स फॉर्मूला, ये क्या है बेटा, इसको मेयर्स फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है बेटा मेयर फॉर्मूला, क्या होता है, जल्दी से लिखेंगे, Cp माइनस का Cv दैट इज इक्वल टू R, R इज द गैस कांस्टेंट, R हमारा यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट, तो उधर इसको लेकर के जाएंगे, Cp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Cv प्लस R। देखो कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अरे ये तो फर्स्ट ही कर रहा है, Cv प्लस R, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग, फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ गामा के लिए बेटा एक्सप्रेशन क्या होता है, Cp अपॉन Cb, और फॉर मोनोएटॉमिक के लिए जल्दी से लिखेंगे Cp और Cb की वैल्यू, मोनोएटॉमिक के लिए Cp और Cb की वैल्यू क्या होगी, Cp हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 5/6 और Cb कितना हो जाएगा, Cb इज इक्वल टू 3/2, तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/6 अपॉन 3/2, तो गामा हमारे पास कितना आ जाएगा 1.6 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 1.67 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, Cp और Cb की वैल्यू डाइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ठीक है, इन गैसेस के लिए हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंथैल्पी, इसका भी एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस P इंटू V एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है, एक तरह की एनर्जी रिलीज एंड एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहां पर इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल, किसमें, SI में। CGS में क्या होता है, जल्दी से याद करेंगे, जल्दी बताएंगे क्या होगा CGS में यूनिट, कैलोरी, हीट का यूनिट क्या हो जाएगा CGS में, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following thermodynamic process does not involve any heat transfer, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तो एडियाबेटिक आंख बंद करके लगा दो, इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात। थर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, इसमें क्या रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें क्या रहेगा प्रेशर कांस्टेंट, इसमें क्या रहेगा वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट किसके लिए हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज अचीव्ड बाय, हीट इंजन क्या है, एक ऐसा आइडियल इंजन जो यूनिवर्स में क्या है, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने जब एफिशिएंसी की बात की तो सबसे ज्यादा एग्जांपल किसका लिया, कार्नोट हीट इंजन का। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज अचीव्ड बाय, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है कार्नोट हीट इंजन के लिए, 1 माइनस का T2 अपॉन T1, है ना। ये क्या होगा, T2 यहां पर टेम्परेचर किसका है, सोर्स का, T2 किसका है, सोर्स का, T1 किसका है, सोर्स का, T2 किसका है, सिंक का, है ना। तो यहां पर देखते हैं भाई साहब, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज अचीव्ड बाय किसका है, कार्नोट इंजन, क्या हो जाएगा ये, इसको नीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा को सॉरी एफिशिएंसी, ये क्या हो जाएगा एफिशिएंसी हो जाएगा। क्या इतनी बात को समझ पा रहे हैं, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बिकम्स 100%, 100% के लिए क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन का जो एफिशिएंसी होगा, कार्नोट हीट इंजन एफिशिएंसी, क्या चीज, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का T2 अपॉन T1, और T2 हमारा क्या होता है, ये किसके लिए लेते हैं, सिंक के लिए लेते हैं, और T1 किसके लिए लेते हैं, सोर्स के लिए, टेम्परेचर
एट T1 एंड T2, तो क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू अगर 0 हो जाए, T2 का वैल्यू क्या हो जाए 0, इफ T2 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, ईटा हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, ये 0/T1 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, सॉरी 0 हो जाएगा, तो ईटा का वैल्यू कितना होगा 100%, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा T2 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन कार्नोट साइकिल, एजम्पशन नहीं है इसमें से, तो इसमें से देखो ऑल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस पे ही है, कार्नोट इंजन किस प्रोसेस पे रिलेट करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस से, तो नो फ्रिक्शन इन सिस्टम, ठीक है, तो यहां पर देखो हीट इज ट्रांसफर्ड एट फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये हमारा एजम्पशन इसमें नहीं होता, फ्रिक्शन भी हो सकता है, वर्किंग सब्सटेंस हम लोग लेते ही हैं, सोर्स में डालते हैं, ठीक है, और हम लोग आउटपुट के लिए इसमें यूज करते हैं, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन जो नॉट एजम्पशंस में आएगा वो हमारा हीट इज ट्रांसफर्ड एट फाइनाइट टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कार्नोट हीट इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ जाएगा, इन कार्नोट इंजन वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन किसके इक्वल होगा, डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन ये कितना हो जाएगा, कितना आपने हीट एब्जॉर्ब किया है और कितना हीट क्या किया है रिलीज किया है ना, तो यहां पर देखो इसको ऐसे ही देख लेते हैं, थ्योरी में क्या है हमारे पास ऑप्शन, टोटल हीट एब्जॉर्ब, ये तो नहीं हो सकता, हीट रिजेक्टेड, हमें क्या पूछा गया वर्क डन, वर्क डन हमारे पास कब आएगा, जब हीट एब्जॉर्ब में से हीट जितनी रिजेक्ट हो गई, कितना भैया आपने कितना इनटेक किया एनर्जी को, कितना आउटपुट दिया, तो वर्क उसी ड्यूरेशन में तो वर्क किया होगा, जितनी एनर्जी ली है वर्क किया और एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, हीट कितनी एब्जॉर्ब की और हीट कितनी आपने रिलीज करी, तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इन हीट इंजन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, T2/T1, T2 किसके लिए ये होता है सिंक के लिए, और T1 क्या हो जाएगा सोर्स के लिए, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो सिंक और सोर्स पे क्या दे रखा है, हाँ ऑप्शन में दे रखा है सोर्स एंड सिंक, हमारा टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है सी। इफ सिंक टेम्परेचर इंक्रीजेस कार्नोट इफिशियंसी बिल, फिर से लिख लेते हैं, इस बार जल्दी से आप बता देंगे, अगर हम इसकी वैल्यू को T2 की वैल्यू को बहुत ज्यादा कर देंगे, इंक्रीजेस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, देखो बेटा ये वैल्यू कैसी है, ये मान लो मैंने 10 कर दिया और ये 1 कर दिया, तो वैल्यू कैसी आ जाएगी निगेटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ये वैल्यू क्या करेगी इफिशियंसी क्या करेगी डिक्रीज करेगी, तो ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्नोट्स थ्योरम स्टेट्स, कार्नोट की थ्योरम क्या स्टेट करती है, ऑल इंजन हैव सेम इफिशियंसी, नो इंजन इज 100% इफिशियंसी, नो रियल इंजन कैन बी मोर इफिशियंट देन कार्नोट इंजन। ये तो ऑप्शन पढ़ने से ही समझ में आओ, किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा कार्नोट हीट इंजन को जब बनाया होगा तो उसने बोला होगा कि सबसे ज्यादा इफिशियंसी यही इंजन देगा, तो चलो हम भी इसी ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, जो कार्नोट हीट इंजन है वो सबसे ज्यादा, नो रियल इंजन कैन बी मोर इफिशियंट देन द कार्नोट हीट इंजन। ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसमें जितना इनपुट दोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, तो ऐसा केवल किसके लिए, इसमें आइडियल गैसेस पे अगर हम बात करें तो कार्नोट हीट इंजन हमारा क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी या फिर मैक्सिमम इफिशियंसी पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, विच प्रोसेस इन कार्नोट साइकिल इन्वॉल्व्स हीट रिजेक्शन, तो इसमें कौन सी प्रोसेस जो होती है हमारी किसपे, विच प्रोसेस इन कार्नोट साइकिल इन्वॉल्व्स हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन के लिए कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक, ये तो हो ही नहीं सकता, नो ही एक्सचेंज ऑफ हीट, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, तो कंप्रेशन तो नहीं होगा, एक्सपेंशन पे ही वर्क करते हैं, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। कार्नोट इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ साइकिल, किस तरह की साइकिल, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है किस तरह की प्रोसेस पे डिपेंड करता है,
रिवर्सिबल, किस तरह की प्रोसेस पे, रिवर्सिबल साइकिल के प्रोसेस पे ये वर्क करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू मैकेनिकल इंजन, आंतरिक जो दहन आईसी इंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह की प्रोसेस पे, विच एनर्जी, सॉरी, इंटरनल कंबशन इंजन्स कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो किस तरह, अब इंटरनल कंबशन इंजन में हम लोग क्या करते हैं, सोर्स को या फिर जो हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल में, ठीक। तो इसमें क्या ये करते हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे भी जनरल इंजन जो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं वो कैसे होते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, तो उनमें जब हम लोग एनर्जी देते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, कार्बन भी प्रोड्यूस होता है, जिसपे आजकल लेकर के बहुत ज्यादा बात होती है। तो केमिकल एनर्जी होने के बाद ये क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, फिर एक गाड़ी दौड़ना स्टार्ट कर देती है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो बेटा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। द एफिशिएंसी ऑफ रियल आईसी इंजन इज जनरली अराउंड, तो इसको, ये थोड़ा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो एफिशिएंसी होता है वो 35 to 40% ही लगभग होता है। 100% एफिशिएंसी पे केवल कार्नोट हिट इंजन को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहां पर आइडियल गैसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन आईसी इंजन इंक्रीजेस विद, तो थर्मल एफिशिएंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है ड्यूरिंग कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस, एक्सपेंशन रेशियो डिक्रीजेस, फ्यूल इज कूल्ड, इंजन साइज इंक्रीजेस। जो थर्मल एफिशिएंसी है, मतलब जो टेम्परेचर के बेस एफिशिएंसी है ऑफ एन आईसी इंजन इंक्रीजेस, तो किस पे डिपेंड करेगी, ये कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज, कंप्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में देखा होगा ज्यादा एफिशिएंसी, मतलब जो थर्मल कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो डीजल गाड़ियों को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, एन आईसी इंजन्स मेजर एनर्जी लॉस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, आईसी इंजन में प्रमुख ऊर्जा हानि किस रूप में होती है, ये किसमें होगी, साउंड में भी तो हो ही नहीं सकती, वाइब्रेशन, लाइट, ये तो गलत का ही ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एन आईसी इंजन, तो इनमें से कौन सा ऐसा है कंपोनेंट जो आईसी इंजन की इफिशियंसी को अफेक्ट नहीं करता। तो टाइप ऑफ फ्यूल तो इफेक्ट ही करेगा, कंप्रेशन रेशियो भी करेगा, एयर फ्यूल रेशियो भी कर सकता है, लेंथ ऑफ साइलेंसर ये इफिशियंसी को इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास डी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इज लोअर देन द पेट्रोल। अभी देखो थर्मल इफिशियंसी, क्योंकि इसमें कंप्रेशन की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किसमें, डीजल इंजन में, इसलिए बोला जाता है कि पावरफुल होते हैं डीजल इंजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पेट्रोल इंजन 100% इक्वल टू पेट्रोल इंजन, इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन से क्या होता है, इनका एफिशिएंसी, थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, ज्यादा होता है डीजल इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं, This law limits the efficiency of IC engines, तो लिमिट्स जो सबसे ज्यादा इंजन से रिलेटेड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में, वो क्या है हमारे पास, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो बेटा ये थे हमने क्वेश्चंस जो थर्मोडायनेमिक्स से लिए थे। तो इसमें लगभग हर कोर कॉन्सेप्ट जितना भी छुपा हुआ था थर्मोडायनेमिक्स में, उससे भी हम लोग क्वेश्चंस को निकाल के लेके आए हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए, ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन आपकी तरफ से मिले अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल को आपको प्रोवाइड कराने का। थैंक यू क्लास, ख्याल रखिए अपना, अपनी प्रिपरेशन को और शेप अच्छे से देते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।